हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 3 चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आ गए हैं। और ये है हमारा नया चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इनिशियली तो नेचुरली हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे यहाँ से हमें वर्ड मिलता है इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा हो गया केमिस्ट्री, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन से जो होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो केमिकल रिएक्शंस होने वाली है, उनके बारे में कोरिलेशन, उनके बारे में लिंक, उनके बारे में गड़बड़ जाला जो भी है वो बताने की बात इस चैप्टर में की गई है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन and the use of electrical energy to bring about the non-spontaneous chemical transformation। ये कहता है ये पहला पॉइंट। जैसे हमने आपसे कहा, आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे हम केमिकल एनर्जी में या केमिकल रिएक्शंस में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी, तार लगाया, बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, या हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, उससे कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई जो पहले नहीं हो पा रही थी। ओके, या फिर आपने कोई केमिकल रिएक्शन की, जैसे हमारे घर में बैटरी रखी होती है ना, इन्वर्टर जिसको बोलते हैं, तो उसमें, या हमारे रिस्ट वॉच में बटन सेल्स होते हैं या AA AAA सेल्स होते हैं, उनमें हमारे पास क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, और उन केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते रहते हैं। तो वही बात यहाँ पर कहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये करेंगे। द सब्जेक्ट इज ऑफ इम्पॉर्टेंस बोथ ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, sodium hydroxide, chlorine, fluorine and many other chemicals are produced by the electrochemical methods। तो जैसे हम करते हैं कुछ मेटलर्जी करते हैं, मेटलर्जी में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटलर्जी में हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं। या आपको याद होगा तो 11वीं क्लास में, 11th में, हम कास्टनर कैलनर सेल करते हैं, कास्टनर कैलनर सेल करते हैं। उसमें भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वहाँ आपको याद होगा तो हमने यूज़ किया था ब्राइन सॉल्यूशन, और मरकरी के बॉटम पर इलेक्ट्रोड थे, रिमेंबर। तो वहाँ से हम ग्रेफाइट के एनोड, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड और मरकरी के इलेक्ट्रोड्स को लेकर के हम NaOH का प्रोडक्शन करते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, सब आएगा आगे आगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेटल का प्रोडक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन या फ्लोरीन। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस। ये तो सब अभी हमारे पास ऐसे ही ईरान, तुरान, पाकिस्तान, इन सब की बातें चल रही हैं, मतलब इधर उधर की बातें चल रही हैं कि हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, अब आता है। तो हमें पढ़ना तो है ही है पूरा। देखिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि LSS करना नहीं भूलिए, और हम लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे आपको। द रिएक्शन कैरीड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग। हाँ ठीक है बात, लेस पॉल्यूटिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया, शब्दों के जादूगर हैं ये। तो लेस पॉल्यूटिंग, कम पॉल्यूशन आता है इससे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि अब अगर हम उनको कूड़े में, डस्टबिन में डाल भी दें तो भी वो कुछ पार्ट उनका रिसाइकिल में चला जाता है। धुआं वुआं तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जिस प्लांट में, जिस जगह पर, जिस फैक्ट्री में ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहाँ तो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होगा ही। तो लेस पॉल्यूटिंग है। और
इसीलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली हम कह सकते हैं। तो therefore the study of electrochemistry is important for creating new technologies that are eco-friendly environment बनाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब आगे की लाइन में जो यहाँ है, ये देखो, आगे की लाइन में कहता है कि जो हमारा, जैसे आपको किसी ने हाथ पर चुटी काट ली, किसी ने आपको चूंट लिया, किसी ने आपको मार दिया, कुछ पिन चुपा दी, तो हमारी स्किन से हमारे ब्रेन तक जो, या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो सेंसेस जाते हैं, वो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से जाते हैं, या ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स तक, वो इसी के थ्रू आते हैं। तो हमारे अंदर भी एक बैटरी चल रही है भैया। द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल थ्रू सेल्स to brain and vice versa, and communication between cell are known to have a electrochemical origin। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी स्किन है, सेंसरी ऑर्गन है, स्किन पर अगर कोई पिन, किसी ने पिंच कर दिया, चुभा दिया पिन को, सुई को, या फिर कोई कहीं गर्म सरफेस पर, सतह पर आपका हाथ पड़ गया किसी वजह से, या कहीं काटे हैं, तो वहाँ से एकदम हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो जाता है, वो कैसे चला जाता है? वो इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से चला जाता है। तो हमारी जो ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल टू ब्रेन, ब्रेन तक जाता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब ब्रेन से सिग्नल आपके हाथ तक आया, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स इज नोन टू हैव अ इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की यहाँ से हम प्रॉपर बात करेंगे। तो हमने 11th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने 11th क्लास में कर लिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को, किसको? केमिकल एनर्जी को बदल देता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कहाँ बदल देता है बच्चे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता। तो इधर एक तरफ से खींचा, दूसरी तरफ फेंक दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल एनर्जी निकली, उसको बदल दिया किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा दिया केमिकल एनर्जी जो निकली रिएक्शंस में। तो वहां पर हमने पढ़ा था, हमारे पास था डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियलवा सेल। डेनियल सेल जो था, तो डेनियल एक साइंटिस्ट का नाम है, और उसी के नाम से हम इस सेल की परिकल्पना करते हैं। और उसमें होती है रिडॉक्स। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। उसका जो बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट क्या कहता था वो? कि हम एक कंटेनर ले लें, और उस कंटेनर में हम मान लें कि हम सॉल्यूशन भर दें, किसका? कॉपर सल्फेट का, और एक हम इसमें यहां पर ऐसे एक रॉड डाल दें, किसकी? हम जिंक की रॉड डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास जिंक रॉड, जिंक सॉलिड। तो कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि ये जिंक की रॉड थोड़ी यहाँ से डिटीरियोरेट होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, और जिंक आयन सॉल्यूशन में आने लगते हैं। जिंक आयन क्या होते हैं? कॉपर सॉल्यूशन में आने लगते हैं। तो जिंक से जिंक आयन बनने लगते हैं, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन गेन करता रहेगा और कॉपर मेटल में डिपॉजिट होता रहेगा। तो जिंक रॉड खत्म होती रहेगी, एक्वस सॉल्यूशन में आती रहेगी, और कॉपर आयन जो एक्वस में है, पानी में जो पड़े हैं, वो डिपॉजिट होते रहेंगे। तो आप जिंक को खर्च करिए, कॉपर को लेते रहिए। और इस इलेक्ट्रॉन के या रिडॉक्स में जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी, उसी एनर्जी को हम किस में बदलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। We have studied the construction and functioning of Daniell cell। ये सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी,
को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट when the concentration of zinc ion and copper ion in the solution is unity। और ऐसी डिवाइसेस को हम कॉमनली गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कहते हैं। तो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल प्राइमरी सेल है, जो प्राइमरी सेल का मतलब नॉन चार्जेबल, चार्ज नहीं कर सकते हम इसको, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल है। डीनियल सेल उसका एक एग्जाम्पल हो गया, जिसमें हमने सेल बनाया था ऐसे करके, याद होगा आपको, 2 हाफ सेल बनाए थे, इधर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था, एक तरफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, एक तरफ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। याद आया ना इतना पॉइंट? ठीक है, ये आगे आएगा, अब तो यही पढ़ना है हमने बहुत टाइम तक। और इधर एक रॉड थी, इधर एक रॉड थी, इसको हमने यहाँ वोल्टामीटर से अटैच कर दिया था, तो ये हमारे पास आएगा। अब जब हम कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर और जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लें, तो इस सेल से जो पोटेंशियल मिलता है वो 1.1 वोल्ट के आसपास मिलता है, सेल का पोटेंशियल। अब अगर हम इसी सेल को, ये रहा हमारे पास सेल, यहाँ पर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डीनियल सेल हैविंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यहाँ दिखा दिया गया है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो बेसिकली अगर हम इस सेल को यहाँ पर फिर से बनाएं, तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि ये रहा हमारे पास पहला चैम्बर, कंटेनर, ये दूसरा चैम्बर या दूसरा कंटेनर, और दीज आर कनेक्टेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट हो गए, और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट हो गए, ये लो जी, हमने इनके कनेक्शन जोड़ दिए, बड़ा अच्छा काम किया है हमने, कनेक्शन जोड़ दिए, ये कनेक्शन हो गए। और इसके अंदर है हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन। तो डीनियल सेल में इधर के सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन, और ये है हमारे पास CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, और ये है सॉल्ट ब्रिज, पुल बना दिया इन दो के बीच को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कुछ नया काम। हम यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर हमने लगा दिया जिंक की रॉड, और यहाँ पर हमने लगा दी कॉपर की रॉड, एंड दीज आर कनेक्टेड थ्रू द वायर्स के थ्रू इनको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्शन हो गया हमारा, ये कनेक्शन हो गया ऐसे, इस तरीके से। तो सॉल्ट ब्रिज, ये है रॉड हमारे पास, किसकी? जिंक रॉड है ये हमारे पास, जिंक मेटल। और दूसरी रॉड किसकी आ गई भैया? कॉपर की रॉड आ गई। तो अब होता क्या है कि इधर जिंक से जिंक आयन सॉल्यूशन में आते रहते हैं, लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन। तो इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाते हैं, और यहाँ से जिंक आयन सॉल्यूशन में आते रहते हैं, ऐसा होता रहता है। तो इस पर चार्ज हो जाता है नेगेटिव, और प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन हो उसको हम एनोड बोल देते हैं। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और ये है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन। कॉपर आयन इस कॉपर की प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचते रहते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन, एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, लेकिन पोटेंशियल के हिसाब से यूनिडायरेक्शन हो जाती है। अब जब यहाँ रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, रिवर्सिबल होती है वैसे तो, लेकिन पोटेंशियल के हिसाब से यूनिडायरेक्शन हो जाती है। तो किसी से भैया आप इलेक्ट्रॉन खींच लो, उसका नेगेटिव खींच लो, तो बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया। तो इलेक्ट्रॉन भागना चालू करेंगे अब इधर से इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ये आ गए, और करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होती है। तो ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिखाया गया, ये देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, और यहाँ से ऐसे ये शो करती है। ठीक है, और अब जो बाहर का सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज
में हम सॉल्ट रखते हैं, जैसे KCl, KNO3, ऐसा कोई सॉल्ट रख देते हैं, या K2SO4, ऐसे सॉल्ट रखते हैं, इस टाइप के सॉल्ट रख देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से आयंस जाते हैं, यहाँ बाहर आते हैं। तो जो इंटरनल सर्किट है उसमें करंट फ्लो होता है आयंस के थ्रू, और जो एक्सटर्नल सर्किट है ये वाला, इसमें फ्लो होता है करंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो इस तरीके से ये सब प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भागेंगे और इधर से इधर आ जाएंगे, और हमें यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल मिल जाता है सेल से। अब हम क्या करते हैं, अगले पेज पर आते हैं। इसमें सिर्फ थ्योरी हमने इस्तेमाल की है, और इस थ्योरी को आगे हम एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट भी करेंगे। इफ द एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, फिगर 3.2a, and increase slowly, we find that the reaction continues to take place till the opposite potential reaches. ये सब इतनी कहानी की बात क्या कह रहा है, तो इतनी कहानी को अब हम यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। आप चिंता ना करिए, हम हैं तो क्या कम है। वाह, क्या डायलॉग बोल दिया। ठीक है। तो और ये रहा कंस्ट्रक्शन। थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम ठीक से करते हैं, कंस्ट्रक्शन ठीक होना चाहिए। अब ठीक होगा, पेशेंस रखना चाहिए हमें भी। आप लोगों के अंदर तो है ही है पेशेंस, तभी तो हमें इतने सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलने लगे अब आपकी हेल्प से। लाइक भी मिलते हैं, शेयर भी हो रहा है, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है ही, और उसी फ़ायदे का हम ये कंस्ट्रक्शन हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, इसमें क्या है, दुनिया टेढ़ी है, हम क्या टेढ़े हैं, हमारा सेल क्या टेढ़ा है। ठीक है। तो हमें दुनिया से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें तो केमिस्ट्री से मतलब है, केमिस्ट्री वाले सर, केमिस्ट्री वाले चैनल से मतलब है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें देखो बहुत सुंदर सी डिज़ाइनर प्लेट लगाते हैं। डिज़ाइनर प्लेट लगाई हमने, ये रही हमारे पास प्लेट। ठीक है, ये प्लेट हो गई जी। और दूसरी साइड हमने, हमारे पास कलर की कोई कमी नहीं है, ये प्लेट लगा। एक तरफ हमने कॉपर की प्लेट लगा दी, एक तरफ हमने जिंक की प्लेट लगा दी, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। अब क्या करना है हमने, अब हमने कुछ काम करो, कुछ काम करते हैं। इसको यहाँ पर हमने पहले तो वोल्टामीटर के थ्रू कनेक्ट किया, जिससे कि हम करंट के फ्लो की डायरेक्शन को देख सकें, और इसको अब हमने किसी एक्सटर्नल सेल से अटैच कर दिया, ऐसे अटैच कर दिया, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल आ गया। ठीक है। और आप जानते ही हो कि अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगा दिया, ये रियोस्टेट हो गया। ठीक है जी। और यहाँ हमारी आ गई ये जोकी, जिसको हम रेजिस्टेंस बदलकर करंट की एक्सटर्नल पोटेंशियल को बदल सकते हैं। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, देखो है ना सुंदर सा। यहाँ हमने वोल्टामीटर लगा दिया, ये लग गया वोल्टामीटर जी, और ये फ्लो ऑफ करंट को बता रहा है आपको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर है, ये रही जी इलेक्ट्रॉन, तो नेचुरली करंट इधर से इधर जा रहा होगा ऐसे। बाहर का पोटेंशियल ई एक्सटर्नल अभी हमने रियोस्टेट की हेल्प से कम रखा है 1.1 वोल्ट से, और सेल का पोटेंशियल कितना था हमारे पास, ई सेल कितना था, सेल का पोटेंशियल था 1.1 वोल्ट, यानी ये है हमारा दमदार सेल पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी ताकत ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है बाहर वाले लोगों से, तो काम इसके हिसाब से होगा। जब हमारी पावर ज़्यादा है तो काम हमारे हिसाब से होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है। पावर आदमी को, सेल को अपने हिसाब से चलने का मौका देती है। तो आप भी अपने अंदर पावर लेकर आइए नॉलेज की, फिर आप अच्छा से पेपर करके आइए, तो बताइए आपके मार्क्स थोड़ी कटेंगे। तो अब हमने यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस जो कि लगा दिया, ये अभी हमारे पास सेल का पोटेंशियल
1.1 वोल्ट है और एक्सटर्नल पोटेंशियल को हमने 1.1 वोल्ट से कम रखा हुआ है। वही ये जिंक सल्फेट है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, और ये कॉपर सल्फेट है। ये आपके पास सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। ये कॉपर मेटल का है और ये जिंक मेटल का है। तो अब इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम बताते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं कि इस को हम यहाँ से इधर भी टच करा सकते हैं, इधर भी टच करा सकते हैं, मतलब हम इसको यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस ला सकते हैं, जिससे कि एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू कम या ज़्यादा की जा सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है। तो हम इसको बदलते रहते हैं धीरे धीरे। हो सकता है कि अभी जो कंडीशन है उसमें रेजिस्टेंस के हिसाब से एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है और हमारा सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से काम कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। फिर हम इसको यहाँ ले आते हैं, मान लें हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो हो सकता है कि ई एक्सटर्नल ई सेल के बराबर हो जाए, ई एक्सटर्नल ई सेल के बराबर हो जाए। तब ये जो वोल्टामीटर है ये कहेगा भैया दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूट्रलाइज कर लो, अपना डिसाइड कर लो ज़्यादा किसको लगानी है, नहीं तो मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं बीच में ही रहूंगा, मैं बीच में खड़ा रहेगा ये, ऐसे ना लेफ्ट ना राइट। टग ऑफ वॉर हो गई, रस्साकसी हो गई, बराबर फोर्स है, ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है। और हो सकता है कि हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को, क्योंकि दैट इज इन आवर कंट्रोल, एक्सटर्नल पोटेंशियल को ज़्यादा कर दें सेल के पोटेंशियल से, तो अब बाहर वाले लोग जीत गए, बाहर वाले लोग जीत गए। तो अब ये जो है ना वोल्टामीटर की डंडी सुई, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल के हिसाब से चलने लगी, हमने पहले ही बताया भाई। तो ये बीच में भी रह सकती है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड, किसी भी साइड जा सकती है, डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल ऑफ सेल एंड द एक्सटर्नल पोटेंशियल। अब ये कहानी हम थोड़ी पढ़ लेते हैं। If the external opposite potential is applied and increased slowly, we find that the reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the value of 1.1 volt. तो ये वाली B कंडीशन की बात कर रहा है, किसकी? B कंडीशन, जब ये 1.1 वोल्ट हो जाए। जैसा हमने बताया आपको कि अगर बराबर हो जाएंगे तो टग ऑफ वॉर हो जाएगी, बराबर की रशाकसी हो जाएगी, बराबर फोर्स लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं रहेगा, देखता रहेगा दाएं बाएं किधर से फोर्स कम ज़्यादा होगी उधर ही भाग जाऊंगा उसके हिसाब से। थाली का बैंगन है, इलेक्ट्रॉन जिधर फोर्स ज़्यादा है उसके हिसाब से चलने लगेगा। और अगर बराबर है तो नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर बढ़ा दें, अगेन स्टार्ट द रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अभी तक तो एक्सटर्नल पोटेंशियल कम था तो चुप बैठा था, इंटरनल या सेल पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था ऐसे। लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके हिसाब से उल्टा चलने लगेगा, अपोजिट चलने लगेगा। और अगर अपोजिट चल रहा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल आपने इस्तेमाल कर लिया, वो ज़्यादा कर लिया है, तो अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहा, अब हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। It is now function as electrolytic cell, a device for using electrical energy to carry out non-spontaneous chemical reaction. लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, हम दोबारा बताते हैं कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से या सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा कर देंगे तो अब ये यूज़ कर रहे हैं, यानी अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं सेल की केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल एनर्जी के लिए। तब इस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नाम होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रही होती है। तो अगले पृष्ठ पर, अगली स्क्रीन पर, अगली स्लाइड पर ये रहा आपके लिए नया सेल, नया क्वेश्चन नहीं। अभी हमारे पास ये है एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, देखो ये डंडी दिख रही है ना आपको, ठीक है, वोल्टामीटर की सुई इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकले, इधर चले गए, करंट का फ्लो इधर हो गया। तो अभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ
केमिकल एनर्जी, और ऐसे सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भाई, जैसे आपने बैटरी लगाई, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, चार्जेबल है, इलेक्ट्रोकेमिकल, उसके अंदर रिएक्शन होती रहती है, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमारे घर लाइट चली जाए तो उसी से काम चलाते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन होती रहती है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती रहती है। वो तभी होता है जब हमारा जो सेल का पोटेंशियल है, जो हमने घर में बैटरी रखी है ना, उसका सेल का पोटेंशियल ई सेल बड़ा हो गया एक्सटर्नल पोटेंशियल से। एक्सटर्नल पोटेंशियल से भाई, बाहर तो लाइट आ ही नहीं रही ना, तभी तो काम कर रहा है ये। और जब बाहर का पावर हाउस चालू हो जाएगा, लाइट आ जाएगी, तो उसका पोटेंशियल इतना है कि सबको पीछे धक्का दे देगा। फिर हमारी जो बैटरी है वो बैठे बैठे चार्ज होती रहेगी, इंतजार करेगी कि कब एक्सटर्नल पोटेंशियल कम हो। तो वो नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास ये पॉइंट, करंट नहीं मिल रहा, I ज़ीरो हो गया, एक्सटर्नल और सेल का पोटेंशियल बराबर हो गया, ई सेल और एक्सटर्नल पोटेंशियल बराबर हो गया, तो करंट का फ्लो नहीं होगा, नो करंट, कोई करंट नहीं मिलेगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो केमिकल रिएक्शन, कुछ नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, टग ऑफ वॉर जैसे हमने बता दिया था। तो अगले पेज पर आते हैं। अब देखो, ये हमने जो पूरी कहानी बता दी थी उस पेज पर, उसी को यहाँ हमने दिखाया। अब देखो जरा ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में आ गया ना ये तीर, देखो वोल्टामीटर का। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ सरकाते चले जा रहे हैं, इसको शिफ्ट करते चले जा रहे हैं, जोकि को एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने बढ़ा दिया, तो अब हमारे पास एक्सटर्नल ज़्यादा हो गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो गया गैल्वेनिक सेल से। तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब इधर से इधर होगा, एंड नाउ इट विल एक्ट एज एनोड एंड दिस विल एक्ट एज अ कैथोड। ये एनोड बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा हमारे पास कैथोड। द जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजॉल्व इन द कॉपर इलेक्ट्रोड। मतलब पहले जो नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स यू द जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, ये रिएक्शन हो रही थी। अब रिएक्शन विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगी। अब रिएक्शन होगी कॉपर प्लेट से कॉपर आयन सॉल्यूशन में आएंगे, कॉपर आयन आएंगे, और इनको जिंक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में, जिंक मेटल में, कॉपर में कैसे बदलेगा? हाँ, ऐसा थोड़ी है, कुछ भी रिएक्शन उल्टी सीधी थोड़ी लिख सकते हैं। तो कॉपर प्लस जिंक प्लस 2 आयन विल कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस 2 एंड जिंक। तो नेचुरली तो ये रिएक्शन किधर चलनी थी? फॉरवर्ड चलनी थी, सेल पोटेंशियल के हिसाब से आगे चलनी थी। लेकिन आपने क्या किया, बाहर से इतना जोर से धक्का मारा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल कि ये जो आगे नहीं जा रही थी, आगे जा रही थी रिएक्शन, पीछे नहीं आ रही थी, इतनी जोर से पुश किया कि ये इधर आने लगी। मतलब जो रिएक्शन नहीं हो सकती थी, बैकवर्ड नहीं हो सकती थी, एक्सटर्नल पोटेंशियल ने इतनी जोर से धक्का मारा इसको कि ये पीछे चलने लगी। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी इसने क्या कर दिया? स्पॉन्टेनियस कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे वो लेने लगे इलेक्ट्रॉन को। भैया क्या करें, मजबूरी है, बाहर का पोटेंशियल ज़्यादा है, ताकतवर लोगों के संपर्क में आ गए हैं। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को मैनेज करके रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। अब फिर से 11th क्लास, भाई ये हाई टॉपिक 11th क्लास से लिंक। द गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बार बार एक ही चीज को हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा, या प्रॉपर लिखें तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगी। Convert the chemical energy spontaneous redox reaction into electrical energy, and this device Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work which may be used to running the motor and अरे ये सब इतनी बात का अभी से कोनो ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ सीधी सीधी बात करो, सीधी बात, नो बकवास। स्प्राइट पीकर नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, लेकिन बात तो सच ही है। तो सीधी बात में ये है कि अभी हम गिब्स एनर्जी पर नहीं जा रहे हैं,
इतना सब एक साथ ही आपके दिमाग में ठोक देंगे तो आप तो LSS करेंगे ही नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो यहाँ पर गीज़र चलाना है, मोटर चलाना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलाने है, बात की बात है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाएगी, कन्वर्ट होगी। गिब्स एनर्जी की बात यानी डेल्टा जी की बात विच इज़ इक्वल टू माइनस NFE की बात हम अलग से टॉपिक बनाकर करेंगे, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा 11th क्लास को देख लेते हैं। तो डेनियल सेल डिस्कस अर्लियर इन वन ऑफ द सेल, ये रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन हम 4 बार लिख चुके होंगे कम से कम। जिंक से जिंक आयन ऑक्सीडेशन, कॉपर आयन से कॉपर रिडक्शन, एक रिडक्शन हाफ सेल और एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इन 2 रिएक्शन को अगर हम सम अप कर दें तो वो हो जाती है हमारी सेल की रिएक्शन। दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, जितने लॉस इलेक्ट्रॉन का उतना गेन होना चाहिए। तो ये तो अभी तक हमारे पास पुराना पोर्शन ही चला आ रहा है। अब हम उसके बाद IUPAC कन्वेंशन, ई सेल, नर्स इक्वेशन, इनकी बात करेंगे। आपके साथ के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम डिस्कस करे चले जा रहे हैं और देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट। हमने बात कर ली है आप लोगों से, आप लोगों को बता दिया है कि एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है। डेनियल सेल के बारे में डिस्कस कर लिया है। सॉल्ट ब्रिज 11th में हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब LSS करते रहिए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन हाफ सेल। तो जहां पर हमने डेनियल सेल लिया था, कौन सा सेल लिया था, डेनियल सेल, ये याद ही होगा आपको। इसमें हमने डेनियल सेल बना लिया, यहाँ पर एक बनाया एनोडिक हाफ सेल और एक बनाया कैथोडिक हाफ सेल, ऐसे बना लिया था। इसको जोड़ दिया था हमने किससे, इसको हमने जोड़ दिया था एक बहुत ही सुंदर से सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज किससे, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। तो नाउ स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्ट ब्रिज से अब यहाँ जोड़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज ग्रीन कलर से, और ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड ये हो गया, इलेक्ट्रोड ये रहा, देखो जी, ये रहा, हो गया हमारा इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको हमने अब जोड़ना चालू किया है यहाँ पर, ये राइट। और ये यहाँ हम कोई डिवाइस लगा दें, वोल्टामीटर लगा दें। चलिए अभी तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम ये वोल्टामीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास जिंक की रॉड, ये है हमारे पास कॉपर की रॉड, ये है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, राइट। ओके, ये प्लेट पर चार्ज है नेगेटिव और ये प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव। ये है एनोड जहाँ रिएक्शन हो रही है, और ये है कैथोड, यहाँ भी रिएक्शन हो रही है। यहाँ एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज में हम सॉल्ट भरते हैं लाइक SKCl, KNO3, K2SO4 के टाइप के सॉल्ट भरते हैं। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हम 11th क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ भी आपको बता दें कि सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट कर देता है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड करता है किसको, काउंटर आयन को, काउंटर आयंस टू ईच हाफ सेल टू maintain the electrical neutrality। देखिए समझाते हैं इसमें कहा क्या गया है, बहुत आसान सा है वैसे तो। जो हमने डिज़ाइन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, जो हमने डेनियल सेल बनाया, डी से डिज़ाइन, डी से डेनियल, हाँ, उसी को हमने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है। दीज रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
different potential in the Daniell cell. The reduction half cell occur at the copper electrode, while the oxidation half reaction occur at the zinc electrode. ये यहाँ oxidation होगा और इधर reduction होगा. These two portions of the cells are also known as half cell or the redox couples. Redox मतलब oxidation and reduction, तो इन दो को मिलाकर redox couple हो गया. The copper electrode may be called the reduction half cell. ये हम बता चुके हैं, ये reduction half cell है. और एनोड वाला पार्ट, जिंक वाला पार्ट, हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है. ऑक्सीडेशन हाफ सेल है. तो जिंक से सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन आते रहते हैं, लीविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन, और कॉपर आयन इस प्लेट पर, कॉपर पर जाकर न्यूट्रलाइज होते रहते हैं. तो न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या करेंगे, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड से ले लेंगे और कॉपर मेटल में डिपॉजिट होते रहेंगे. अब किसी चीज़ से आप इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाओ, इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, तो उस पर चार्ज क्या बचेगा, पॉजिटिव. तो ये हो रहा है हमारा रिडक्शन. और यहाँ पर जिंक से जिंक आयन का फॉर्मेशन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन. तो इतना पार्ट होता है. इसी में भाई आपको हम इतनी बात को ध्यान रखना, आगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी बताते चलेंगे. चलिए अब हम अगले पेज पर आते हैं. तो वी कैन कंस्ट्रक्ट innumerable number of galvanic cell on the pattern of Daniell cell by taking the combination of different half cell. सिंपल सी बात कहता है कि भाई डेनियल सेल तो एक एग्जांपल है जिसमें हम जिंक से जिंक आयन को बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं. कॉपर आयन रिडक्शन में जा रहा है, कैथोडिक हाफ सेल बना रहा है और कॉपर में जा रहा है. ये सेल बन गया. लेकिन इसका मतलब है कि हमें एक जगह ऑक्सीडेशन और एक जगह रिडक्शन कराना ही पड़ेगा. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराएंगे तो हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लिए यहाँ पर. तो इलेक्ट्रॉन का लॉस जरूरी है, गेन जरूरी है. 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए इस रिएक्शन में. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा कॉपर और जिंक का ही सेल बनाएं. कोई भी 2 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन लेते समय ध्यान रखना है कि पूरे सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, जिसको हम EMF भी बोल देते हैं, वो हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए. क्या आना चाहिए, पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव होगा तो सेल फंक्शनिंग होगा, अदरवाइज सेल फंक्शनिंग नहीं होगा. Each half cell consists of metallic electrode dipped in the electrolyte. The 2 half cell are connected by the metallic wire through the voltmeter and is switched externally. Or the electrolyte of the 2 half cell are connected internally through the salt bridge. तो ये जो previous हमने डायग्राम बनाया था, ये रहा सॉल्ट ब्रिज. इससे ये इलेक्ट्रोलाइट जुड़े रहते हैं और बाहर के इलेक्ट्रोड वायर से वोल्टामीटर के थ्रू अटैच रहते हैं. ठीक है, इतनी बात बोली है इसमें. लेकिन इसमें एक चीज़ और बता दिया है कि बोथ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप रहेंगे तो वहाँ पर हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती है. अब भाई एक ही कंटेनर में आप इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड को डिप कर देंगे एक ही टाइप के, तो उस टाइप में उस जगह पर हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में हमने लिखवाया था ना कि इट कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करता है. अगर ये हटा लें, हम यहाँ से हटा लें, ऐसे बाहर निकाल लें, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो सेल से कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा, EMF 0 हो जाएगा, सेल से पोटेंशियल नहीं मिलेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. आप किसी इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल लो इसमें से, तो भी सर्किट का कंप्लीट नहीं होगा. तो सॉल्ट ब्रिज का काम है टू कंप्लीट द सर्किट को पूरा करना. लेकिन अगर हम एनोड और कैथोड एक ही कंटेनर में डाल दें, तो ये रहा हमारे पास सेम इलेक्ट्रोलाइट है. अब यहाँ हमने वोल्टामीटर से अटैच कर दिया. अब देखो, हमें किसी भी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ने वाली. अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. अब हम यहाँ पर बात करेंगे एनोड किसको कहते हैं, कैथोड किसको कहते हैं. तो हम अब बात करने वाले हैं यहाँ पर ये रहा हमारे पास, फिर से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया एनोडिक हाफ सेल एंड द कैथोडिक हाफ सेल.
लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो आप लोगों के लिए ही हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आ रहा होगा लेक्चर। ठीक है, तो पसंद आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जमे रहिए हमारे साथ समझने के लिए टॉपिक्स को। बड़ी आसानी से आप भी सीख सकते हैं, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। इंटरेस्ट बनाए रखिए और देखिए फिर आपके साथ हम लोग कैसे लगे रहते हैं। ये हमने वोल्टामीटर लगा दिया, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज बार बार बना रहे हैं जिससे कि आपको भी प्रैक्टिस पड़ जाए। ये रहा। अब बात है कि हमारे पास यहाँ पर मान लो जिंक आयन है, जिंक सल्फेट के, और ये रही जिंक की प्लेट। ये है हमारे पास कॉपर की प्लेट और सॉल्यूशन में हमारे पास कॉपर +2 आयन। तो ये एक इंटरफेस यहाँ पर डेवलप हो गई है। मतलब ये एक ऐसी सरफेस है जहाँ जिंक भी है हमारे पास और जिंक आयन, मतलब ये कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, कलर बदल सकते हैं कि जिंक से जिंक आयन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जिंक रॉड से जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में आएंगे। ऐसा भी हो सकता था कि जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते और जिंक मेटल में बदल जाते। मतलब देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन जिंक एंड द जिंक आयन विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता था, दोनों पॉसिबिलिटीज। और सेम यहाँ पर भी कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है इलेक्ट्रोड से और बदल जाता कॉपर मेटल में, या कॉपर आयन बन जाते, मतलब कॉपर से कॉपर आयन बनते। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हमने लिखा पॉसिबिलिटीज हैं। जिंक का जिंक आयन में बदलना या जिंक आयन का जिंक मेटल में जाना, कॉपर का कॉपर आयन में आना या कॉपर आयन का कॉपर मेटल में जाना। तो अब इन 2 में से क्या होना चाहिए या क्या होगा, वो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वैल्यू पर डिपेंड करता है बेटा। वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि जिंक से जिंक आयन बनेंगे बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन या जिंक आयन से जिंक मेटल बनेगा। सेम कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में जाएगा या कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा। ये डिपेंड करेगा इन 2 के रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। तो इन ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट interface there is a tendency of metal ion from the solution to deposit on the metal electrode. There is a tendency of metal ion from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged. ये कहता है कि इंटरफेस पर दोनों मेटल के चांसेस हैं, मेटल आयन के चांसेस हैं कि वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पर जाएं और मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएं। At the same time, उसी समय metal atom of the electrode have a tendency to go in the solution as ion leaving behind the electron at the electrode trying to make it negatively charged. तो ये जो हमने अभी आपको कहा कि कॉपर आयन की टेंडेंसी है कि वो कॉपर मेटल में बदल जाए बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ कॉपर की भी टेंडेंसी है टू कन्वर्टेड इनटू कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसा हमने कहा कि ये इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम नेट किधर चलेगा, क्योंकि दोनों पार्ट, दोनों इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, दोनों इलेक्ट्रोड रिड्यूस नहीं हो सकते। तो एक को ऑक्सीडेशन में जाना होगा, एक को रिडक्शन में जाना होगा। एक को ऑक्सीडेशन, एक को रिडक्शन, वो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंडेंट होगा। वो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। At equilibrium there is a separation of charges and depending on the tendency of 2 opposing reaction the electrode may be positively or negatively charged with respect to the solution. Electrode may be positively or negatively charged with respect to solution. तो अब क्या है कि हमने जो ये सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर हमने एक प्लेट जो ली थी जिसको हम कह सकते हैं कि हमने जिंक की प्लेट ली है सपोज, और यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जिंक आयन है हमारे पास। तो जिंक से अगर जिंक आयन बन रहे हैं
लीविंग बिहाइंड द 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक की प्लेट ये है, यहां से सॉल्यूशन में जिंक आयन आएंगे, लीविंग बिहाइंड द। तो इससे क्या होगा कि प्लेट पर चार्ज होगा नेगेटिव और सॉल्यूशन में नए जिंक आयन बनते चले जा रहे हैं। पहले से जिंक सल्फेट था तो बराबर चार्ज था। अब देखो प्लेट से नया जिंक आयन सॉल्यूशन में आएगा तो जिंक आयन के अमाउंट बढ़ता जाएगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, सेम नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता जाएगा। इससे इस इंटरफेस पर, सॉल्यूशन के इंटरफेस पर, मेटल और सॉल्यूशन के इंटरफेस पर, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई, एक पॉजिटिव लेयर और एक नेगेटिव लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गई तो यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको हम नाम दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ई नॉट ओपी या ई ओपीपी कह सकते हैं, नॉट की वैल्यू अभी नहीं लगाते, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। और नाउअडेज हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कहने की जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली जो हमारा दूसरा हाफ सेल है जिसमें हमने कॉपर को रखा हुआ है, तो ये रही हमारे पास कॉपर की प्लेट, ये है कॉपर प्लेट, एंड दिस इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये है हमारे पास कॉपर +2 एंड SO4 2 नेगेटिव। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कॉपर आयन प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी इलेक्ट्रोड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है और कॉपर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होता रहता है, यहाँ ऐसे डिपॉजिट होता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो उस पर चार्ज क्या बचेगा? पॉजिटिव। अब अगर ध्यान से यहाँ पर आप फिर से देखें तो कॉपर सल्फेट में चार्ज इनिशियली न्यूट्रल था, +2 -2, बट हमने कॉपर को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, यानी इसका चार्ज खत्म करना शुरू कर दिया, तो सॉल्यूशन पर चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज और प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो फिर से हमारे पास इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हो गई, इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, और फिर से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होगी, पोटेंशियल डेवलप होगा, और ये पोटेंशियल यहाँ पर रिडक्शन से आया तो इसका नाम हम दे देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, विच इज कॉमनली नेम्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से, जिसको हम कॉमनली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल देते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड potential. When the concentration of all species involved in the half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential. Standard electrode potential, which is a term of +1, अगर कंसंट्रेशन जिंक आयन या जिंक सल्फेट की 1 मोलर हो, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर हो, कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, तो जो पोटेंशियल मिलता है तब हम उसको बोल देते हैं E0 OP या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 RP या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड का मतलब हो गया यहाँ पर हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तेज तो नहीं हो रहा ज़्यादा, बार बार सुन सकते हैं आप। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हो गया कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर हो, तब हम उसको E0 बोल देते हैं, और 1 मोलर नहीं है तो हम उसको सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में यूज करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं IUPAC कन्वेंशन की। IUPAC कन्वेंशन की। तो IUPAC कन्वेंशन क्या है? IUPAC कन्वेंशन, क्योंकि भैया IUPAC से ऊपर तो कुछ नहीं है केमिस्ट्री में, वही सबका गुरु है, वही सबका बॉस है, वही बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, सबको ऑल ओवर वर्ल्ड यही फॉलो करना है। तो क्या कहता है IUPAC? दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसने एक कन्वेंशन बताया कि E0 RP को आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे।
और जो हमारा गैल्वेनिक हाफ सेल है, गैल्वेनिक सेल है, जिसमें जिंक और जिंक आयन है, कॉपर और कॉपर आयन है, जिसमें जिंक से जिंक आयन बनते हैं, जिंक से जिंक आयन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और कॉपर आयन से, ये डेनियल सेल का एग्जांपल हमने लिख दिया है यहाँ, +2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर बदल जाता है। तो ऐसा हम बता चुके हैं कि इस केस में सॉल्यूशन हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन हो जाता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ कॉपर आयन खत्म होते जाते हैं तो सल्फेट आयन बचता चला जाता है, यहाँ नए जिंक आयन बनते जाते हैं तो सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाता है। तो in the galvanic cell, the half cell in which the oxidation takes place is called as anode, and it is negative potential with respect to the solution, negative potential with respect to the solution, ठीक है। The another half cell in which the reduction takes place is called cathode, and it is having a positive potential with respect to solution। मतलब क्या बना इसका, ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो एनोडिक और कैथोडिक हाफ सेल हैं, एनोडिक और कैथोडिक हाफ सेल हैं, इसको हमने किस में लेना है, रिडक्शन में लेना है। तो जिंक यहाँ का है ना, इट हैज़ अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, और उससे पहले इन्होंने बोल दिया था कि हमें हर पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल की तरह से या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तरह से ही यूज़ करना है। तो अगर हमारे पास जिंक से जिंक आयन +2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये होगा हमारे पास ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है इनिशियल तो E0 ओपी, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास -0.76 वोल्ट। जिंक से जिंक आयन बनने की वैल्यू पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। तो जिंक आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में बदलेगा तो ये बन जाएगा रिवर्स प्रोसेस, तो इसका E0 RP कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि IUPAC कन्वेंशन कहता है कि सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको रिडक्शन में ही लेने हैं, और ये तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ ही है, और इसका E0 RP अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उसकी वैल्यू आपके पास आती है यहाँ पर 0.34 वोल्ट पॉजिटिव में, इतनी वैल्यू आती है। तो लाइन जो लिखी है इसमें, in the galvanic cell the half cell in which the oxidation takes place is called anode and it has a negative potential with respect to solution। ये कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन IUPAC कहता है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, तो आपको रिएक्शन रिवर्स करनी होगी, और रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो उसका पॉजिटिव का आंसर या साइन बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो कैथोड है हमारे पास, जहां रिडक्शन हो ही रहा है ऑलरेडी, उसमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, ये देखो रिडक्शन हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। ये बात सिंपल इसने कहा है कि अब हम चाहते हैं, IUPAC चाहता है कि आप एनोड पर हो तो रहा है ऑक्सीडेशन ये, लेकिन उसका पोटेंशियल आप रिडक्शन की टर्म में लिखेंगे, और कैथोड पर रिडक्शन हो ही रहा है तो आप उसको रिडक्शन की टर्म में लिखते ही हैं, कन्वेंशन है वो तो लिखने का। तो इसी तरीके से आप इनको लिखते रहेंगे, और अगर हम इनको जोड़ दें, मतलब अगर हम सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो हम हमेशा E राइट -E लेफ्ट लिखेंगे। E राइट, राइट मतलब हो गया हमारे पास कैथोड, -E लेफ्ट हो गया एनोड। कैथोड होता है हमारा राइट हैंड साइड पर, एनोड होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये दोनों आपको कौन से पोटेंशियल लेने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर अब हम अगले पेज पर जाएं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं E सेल या E0 सेल इज इक्वल टू E
कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन दोनों पोटेंशियल क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर ई नॉट सेल होता तो वैल्यू क्या होती, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल एज पर द आईयूपीएसी कन्वेंशन। तो प्रीवियस पेज पर देखें, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये हमारे पास कैथोड है 0.34 और ये है एनोड। होता तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन कन्वेंशन कहता है कि आपको रिडक्शन लेना है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएं और वैल्यू को पुट करें, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 और अब वैल्यू आएगी प्लस 1.1 वोल्ट। ये आएगी वैल्यू। इस तरीके से आपको यूज करना है। तो जब हम लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो वो दो पोटेंशियल कौन से होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। वैल्यू पॉजिटिव आ गई, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया। समझ आ रहा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। ओके, देयर इज अ एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड एंड एज सून एज स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, मतलब अगर हम स्विच ऑन कर देंगे, सर्किट पूरा कर देंगे, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये तो हम कई बार बता चुके हैं आपको। इलेक्ट्रोड हमारे पास किधर से भागते हैं, एनोड से, जो कि होता है नेगेटिव चार्ज। किधर जाते हैं, कैथोड की तरफ, जो कैसा होता है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागते हैं तो करंट इधर से इधर जाता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट चलती चली जाएगी। राइट? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। कुछ खास तो नहीं है, जितना हमने इतना बोला है आपको, इतना समझाया है आपको, उसी बात को यहाँ पर फिर से बोल दिया गया है। The potential difference between the two electrode of the galvanic cell is called the cell potential and it is measured in volt. Cell potential है। The cell potential is the difference between the electrode potential, reduction potential of the cathode and the anode। ये देखिए हमने लिया ही था, E cell is equal to E cathode minus E anode या E of RHS माइनस E ऑफ LHS। डिफरेंस ही है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो फिर से पढ़ लेते हैं, द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड। ये देखो ये लिखा है कैथोड, एंड द एनोड, इसका डिफरेंस है। It is also called as the EMF, electromotive force of the cell। और वो EMF कौन सी होती है, जब हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते। सेल से करंट ड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो रिएक्शन बढ़ने लगेंगी, रिएक्शन आगे बढ़ने लगेंगी, जिससे EMF चेंज होता रहेगा। तो इनिशियल EMF की बात करें तो तब है जब हमने सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि जब रिएक्शन होंगी तो जिंक से जिंक आयन बनने लगेंगे, कंसंट्रेशन बदलने लगेगी जिंक आयन की, कॉपर आयन से कॉपर बनने लगेंगे, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन बदलने लगेगी, जिससे EMF चेंज होता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर जाता है कंसंट्रेशन के चेंज होने पर। तो इनिशियल EMF की बात कर रहे हैं जब हमने सेल से कोई करंट नहीं लिया है। इट इज नाउ एन एक्सेप्टेड कन्वेंशन दैट वी केप्ट द एनोड ऑन द लेफ्ट साइड एंड द एनोड ऑन द लेफ्ट साइड एंड कैथोड ऑन द राइट साइड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल। तो जब भी हम कोई गैल्वेनिक सेल लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें एनोड लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है और कैथोड राइट हैंड साइड लिखना होता है। और इन दो को हम दो पैरेलल लाइन से सेपरेट कर देते हैं। दो पैरेलल लाइन से सेपरेट करने का मतलब हम इसको बता रहे हैं कि ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है ये, ठीक है। एनोड और कैथोड से अलग अलग लिख देते हैं, वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। एनोड में ऑक्सीडेशन लिखेंगे, जैसे जिंक से जिंक आयन बन रहा है,
और फिर पैरेलल लाइन लगा दी, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर आयन से कॉपर बना दिया। मतलब पहले पार्ट में आप ऑक्सीडेशन लिखेंगे और दूसरे पार्ट में आप रिडक्शन लिखेंगे। और क्या करेंगे, और हम कर सकते हैं कि जिंक आयन की जो भी कंसंट्रेशन दी है वो लिख लें और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जो भी दी है वो लिख लें। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पार्ट होना चाहिए ऑक्सीडेशन और दूसरा पार्ट होना चाहिए रिडक्शन का। एनोड पहले, कैथोड बाद में। लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड, एंड सेपरेटेड बाय द टू पैरेलल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन। और इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो अगले पेज पर हम बात कर रहे हैं, A galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between the metal and the electrolyte। देखो जैसे हमने कहा था ना आपको कि zinc is a metal and electrolyte is zinc ion, these are separated by a vertical line। तो और copper ion electrolyte, copper metal metal हो गई electrode, and putting double vertical line between the two electrolyte connected by the salt bridge। Under these convention the EMF of the cell is positive। तो इस कन्वेंशन में E सेल क्या आना चाहिए या E नॉट सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। and is given by the potential of half cell on the right hand side minus the potential of the लेफ्ट हैंड साइड। ये भी कई बार आपको अब तो बता चुके हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ आर एच एस राइट हैंड साइड माइनस ई ऑफ एल एच एस। लेकिन ये डिफरेंस तभी लेना है जब वो था रिडक्शन पोटेंशियल दिए हो तभी। तो ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई राइट हैंड साइड पर क्या होता है, कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। I think it is clear to all of you। Next पेज पर आते हैं बच्चों। It is illustrated by the following example of the cell। ये हमें एक सेल दिया हुआ है, सेल में हमें यहाँ लिखा है copper plus 2 Ag plus gives you the copper plus 2 plus 2 times of Ag, ये दे दिया हमें, ठीक है। अब इसमें कॉपर से कॉपर आयन बन रहे हैं, मतलब ये एनोड हो गया, कॉपर से कॉपर प्लस 2 आयन बन रहे हैं, ये हो गया एनोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और Ag आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर मेटल में बदल रहे हैं। हमें जब भी सेल लिखना है तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए। तो इधर अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो इधर आपको 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाने के लिए आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर होगा, देन ओनली वी कैन कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और हमें ऊपर वाली रिएक्शन ये मिल जाएगी। कॉपर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस गिव्स यू द 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस कॉपर प्लस 2। एक हो गई हमारे पास एनोड जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा हो गया कैथोड जहां रिडक्शन हो रहा है। और ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंटेशन में ले जाएं तो हमें क्या लिखना होगा, पहले एनोड लिखना होगा, तो कॉपर वर्टिकल लाइन कॉपर आयन, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, फिर पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज को बता रही है, फिर रिडक्शन लिखना है, यानी सिल्वर आयन इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर। यहाँ 2 या 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा बेटा, यहाँ तो सिंपल इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड लिखे जाएंगे। जब हम रिएक्शन बैलेंस करके लिखेंगे तब 2 से या 3 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर आपको ई सेल निकालना है तो ई सेल होता है हमारा ई ऑफ आर एच एस माइनस ई ऑफ एल एच एस। और ध्यान रखना है कि बोथ शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल, तो आर एच एस पर कौन है, राइट हैंड साइड पर ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब हो गया Ag प्लस से Ag बन रहा है माइनस, और LHS पर हो तो ऑक्सीडेशन रहा है लेकिन लिखना क्या है आपको कन्वेंशन के हिसाब से, रिडक्शन। तो कॉपर प्लस 2 गिव्स यू द कॉपर, दोनों रिडक्शन हो गए। देखो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा सेल के पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब LSS, डोंट फॉरगेट।
यहाँ आपको कंसंट्रेशन दी नहीं है तो आप कंसंट्रेशन सेल रिप्रेजेंटेशन में ना लिखो, लेकिन अगर कंसंट्रेशन दी है तो जैसा हमने कहा था C1 C2 मोलर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी गिवन इलेक्ट्रोड का। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास सेल पोटेंशियल निकाले कैसे। हमारे पास सेल बनाने के लिए एनोड और कैथोड चाहिए। हम टोटल सेल पोटेंशियल बता सकते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बता सकते। तो 11वां क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि हमारे पास है एक हमारे पास है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या जिसको हम NHE भी बोल देते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी हेल्प लेते हैं हम, इसकी सहायता लेते हैं, और इसकी हेल्प या इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये है क्या हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE या NHE, ये हमारे पास कुछ इस डिज़ाइन का, इस शक्ल सूरत का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जी। ये रहा, इसमें ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये रही हमारे पास टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब आ गई, और यहाँ से ऐसे, और ये इस टाइप से। बीच में हमने यहाँ पर एक प्लैटिनम की वायर डाल दी, और इधर हमने लगा दिया प्लैटिनम की प्लेट, ये प्लैटिनम प्लेट है, राइट। बस इतना सा तो कंस्ट्रक्शन है इसका। और ये डिप है हमारे पास किसके अंदर, ये डिप है हमारे पास एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ जो एसिडिक मीडियम है वो 1 मोलर होना चाहिए अगर SHE या NHE बना रहे हैं तो। ये है प्लैटिनम की प्लेट, प्लैटिनम प्लेट, और ये है हमारे पास प्लैटिनम का वायर, ये प्लैटिनम वायर। और ये जो इसका मुंह खुला हुआ है, इधर से क्या आना है, इधर से आना है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस एट 1 बार प्रेशर। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो अंदर आएगी ऐसे ये, और हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम की सरफेस पर कुछ एड्जॉर्ब होगी और कुछ अनएड्जॉर्ब बाहर निकल जाती है इस तरीके से। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो H आयन था सॉल्यूशन में, 1 मोलर H आयन कंसंट्रेशन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर चला जाता है, ऐसे बाहर चला जाता है। तो ये हो गया हमारे पास E0 Rp, रिडक्शन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हाइड्रोजन गैस यहां से एंटर करी है वो कन्वर्ट हो जाए H+ आयन में बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। और क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो E0 OP हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब कन्वेंशनली चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, कन्वेंशनली हमने इसको 0 वोल्ट मान रखा है। स्टैंडर्ड को मान रखा है, ध्यान रखना, नॉन स्टैंडर्ड को नहीं मान रखा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पर, एसिडिक मीडियम 1 मोलर कंसंट्रेशन, प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम वायर, चाहे H आयन का रिडक्शन करा दे या ऑक्सीडेशन करा दे हाइड्रोजन का, इनके कन्वेंशनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने कितने लेने हैं, 0 ही लेने हैं, 0 से ना कम ना ज़्यादा, ओनली द वैल्यू शुड बी 0। तो अब पढ़ ले जरा भाई क्या लिखा है, क्या NCERT कहती है। NCERT कहती है द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। एक इलेक्ट्रोड का हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। We can measure only the difference between the two half cell potential that gives the EMF of the cell। हम तो बैटरी से या जो वोल्टामीटर लगा है उससे देख सकते हैं कि हमने एनोड लगाया कैथोड लगाया तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। डिफरेंस से मतलब हो गया E सेल
हम वोल्टामीटर से देख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। डिफरेंस बता सकते हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू हम देखकर बता सकते हैं, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू ऐसे तो नहीं बता सकते। इसी के लिए हमने किसका यूज किया, SHE और NHE का। कैसे यूज किया ये भी सिखाते हैं। If we arbitrarily choose the potential of one electrode half cell, then that of the another can be determined with respect to this। ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मान लें कि हमने इसकी कोई वैल्यू मान ली 0, तो राइट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। या E cell is equals to, या E नॉट सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। इसकी वैल्यू 0 मान ली तो हमारे पास E लेफ्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E सेल आ जाएगा, जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। इशारों में समझो कि हमने या तो लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को SHE से जोड़ दिया या NHE से जोड़ दिया, तो हमें ऑटोमेटिकली E लेफ्ट या E राइट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम इसके रेस्पेक्ट में बाकी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कंफर्म कर सके। इफ वी आर्बिट्ररी चूज द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड हाफ सेल, देन दैट ऑफ द अनदर कैन बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस। According to convention, the half cell is called standard hydrogen electrode। ये रहा देखो SHE, represented by, क्या लिखा है यहाँ, assigned as zero potential at all temperature corresponding to the reaction। ठीक है जी। तो टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना असाइन होगा, 0 असाइन होगा। हमने आपको बता दिया, चाहे एनोडिक लें या कैथोडिक लें। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द एसिडिक मीडियम, एसिडिक सॉल्यूशन, एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी। ठीक है जी, समझ आया इतना पॉइंट, यूनिटी है, एट यूनिटी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या बता दिया है, क्या बता दिया है कि हमारे पास चाहे H प्लस से H2 बनता हो बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या H2 से H प्लस बनता हो बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड वैल्यू E नॉट RP या E नॉट OP की वैल्यू कन्वेंशनली हाइड्रोजन के लिए कितनी लेनी है, 0.0 वोल्ट। दिस implies that the pressure of hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar। सब कंडीशन बताइए आपको, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 1 बार हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंडीशन ही लिखी है इसमें। अब इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, हमें इसको यूज करने के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है। इसको देखो, हम क्या करते हैं कि हम इसको मान लो कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, कॉपर आयन के साथ। मतलब एक तरफ आपने लिखा H2 से H प्लस और डबल बार लगा दी और लिख दिया कॉपर प्लस 2 से कॉपर, राइट। तो हमारे पास ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। हमें इसका E नॉट RP नहीं मालूम, लेकिन कन्वेंशनली इसका E नॉट OP लें या इसका E नॉट RP लें, वो तो जानते हैं 0 है, रिवर्स भी कर देंगे 0 ही रहेगा। ठीक, हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ। अरे काहे इधर उधर छलांग लगाता हूँ, हाँ, ये और ये सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया। ये ऐसे थोड़ा सा, भाई हाथ से तो ऐसे ही बनता है, वो भी स्क्रीन पर।
अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पर क्या बना दी, ये बना दी हम SHE, और इधर हमने लगा दिया कॉपर की प्लेट, और ये लगा दिया वोल्टामीटर। ध्यान से समझना, 11वीं में समझाया आपको, 11th क्लास में। इधर से कौन जाता है, हाइड्रोजन गैस, इस मुंह में से घुस जाती है इधर, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। ध्यान से समझना बेटा, आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर, कान भी खोल लेना, ठीक है। ये हो गया HN, कितनी कंसंट्रेशन, 1 मोलर। और ये हमने रखा कॉपर की प्लेट सॉलिड, और ये कॉपर सल्फेट या कॉपर आयन का एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर, इसको भी रख लेते हैं। अब ये जो वोल्टामीटर जनाब हैं, ये आपको यहां से रीडिंग पढ़ के बता देंगे भाई इतना सेल से पोटेंशियल मिल रहा है, इतना सेल से पोटेंशियल आपको मिल रहा है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को E नॉट सेल की फॉर्म में रखेंगे तो हमें लिखना होगा E ऑफ RHS माइनस E ऑफ LHS। RHS वाला भी रिडक्शन पोटेंशियल है और LHS वाला भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अब ध्यान से देख लो बेटा, समझ लो। मान लो E नॉट सेल की वैल्यू आई 0.34, जो हमने यहां से मेजर कर ली 0.34, इट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ RHS, राइट हैंड साइड जहां रिडक्शन होना है, मतलब ये रिएक्शन होनी है, माइनस LHS में भी रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, E नॉट ऑफ H+2 H2। लेकिन कन्वेंशनली E नॉट इसकी वैल्यू कितनी है, 0। बस हमारा काम हो गया। तो हमारे पास कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, 0.34, हमने इसको नोट कर लिया। लेकिन ये जो रिडक्शन पोटेंशियल आया किसके रेस्पेक्ट में आया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आया है। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड को लगाकर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया, जो कहानी अगले पेज पर दी गई है। At 298 Kelvin, the EMF of the cell standard hydrogen electrode, और ये salt bridge आ गया, second half cell constructed by taking the standard hydrogen electrode as anode, जिसको हम reference half cell भी बोलते हैं, standard reference normal, and the other half cell as cathode, give the reduction potential of other half cell। ये कहना चाहते हैं कि पहले आप बनाइए हाफ सेल में पहले आपने H2 से H+ लिखा, डबल लाइन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर डबल लाइन यानी सॉल्ट ब्रिज, फिर स्टैंडर्ड सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, तो ये एनोड हो गया जहां ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरा हमने ले लिया Copper+2 से कॉपर, ऐसा सेल बनाना है। एंड द अदर हाफ सेल एज कैथोड गिव द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, इसका हाफ सेल का पोटेंशियल मिल गया, अभी तो हमने निकाला है। ई सेल या E नॉट सेल आपको मान लो 0.34 आया था, विच इज इक्वल टू ER माइनस E लेफ्ट, E नॉट R माइनस E नॉट लेफ्ट। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है Copper+2 से कॉपर, और माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर है हाइड्रोजन जिसकी वैल्यू 0 हो गई, तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। ये देखो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द oxidized and the reduced form of the species in the right hand side are unity, standard है तो unity, then the cell potential is equal to the standard electrode potential of the given cell. Cell potential is equals to the standard electrode potential E naught R of the given cell, क्योंकि ये वैल्यू तो कन्वेंशनली कितनी हो गई हमारे पास, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब हम। तो यही कहानी यहाँ पर लिख दी गई है, कोई इसमें अलग बात नहीं है। हाँ, बस इतना है कि अगर हमें सेल रिएक्शन लिखनी होगी तो H2 से 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और Copper+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में बदल जाएंगे। ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस, पूरी रिएक्शन, हाँ दिस इज गैस। पूरी रिएक्शन को सम अप करें तो हम लिखेंगे H2 गैस प्लस Copper+2
गिव्स यू द 2H प्लस प्लस कॉपर मेटल। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बराबर रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस तो 2 का गेन। जब हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन चाहे कॉपर आयन हो, H आयन हो, कोई भी हो, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ही लेंगे, कंसंट्रेशन 1 मोलर। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अभी हमने हाइड्रोजन को कॉपर के साथ अटैच किया है, हम इस बार जिंक के साथ अटैच करते हैं। किसके साथ अटैच कर रहे हैं? जिंक के साथ, ये देखो। और यहां पर भी जिंक को क्या ले लिया है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिया? रिडक्शन पोटेंशियल। और हाइड्रोजन को क्या लिया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। राइट? तो अगर अब हम कंस्ट्रक्ट करें एक इलेक्ट्रोड सेल या फिर से एक सेल को, ओहो, ये रहा सेल हमारा। ऐसे अब इसको हमने जोड़ दिया किससे भाई? सॉल्ट ब्रिज से। ये रहा हमारा गांधी सेतु। ब्रिज। अरे हर शहर में एक गांधी सेतु मिल ही जाता है भाई। कहाँ का फेमस है ये आप अपने आप गूगल करिए कि भाई यहाँ का गांधी सेतु, गांधी मैदान बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए, तो ये रहा हमारा जिंक। ये रहा अब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये रहे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बारी। तो ऐसे बना लेते हैं, देखो। राइट, इधर से हाइड्रोजन आ गया। ये प्लैटिनम ब्लैक, H प्लस आयन, एक्वस, 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये हो गया हमारे पास जिंक। ये हो गया जिंक +2। ठीक है जी। और इसको हमने वोल्टामीटर से कनेक्ट कर दिया। अब ऐसे ही क्यों बनाया? प्रीवियसली तो हमने H आयन को लेफ्ट हैंड साइड पर, भाई हम क्या करते हैं, हम बहुत चालाक लोग हैं, हम वोल्टामीटर के निडल की डायरेक्शन देखकर बता लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भाग रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि एनोड कौन है, कैथोड किधर कौन है, क्योंकि तीर जिधर मारेगा उधर होगा हमारा कैथोड। तो हमने ऐसा चालाकी से पता लगा लिया। ये हो गया एनोड और करंट की डायरेक्शन ऐसे चली। अब ये हमारे पास 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, तो ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर हम ई सेल या ई नॉट सेल इस वोल्टामीटर से पढ़ लें तो पता चला कि 0.76 वोल्ट हमारे पास आंसर आता है।